हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि एक बहुत ही शानदार एवं जानदार हमारा देखा जाए तो भैया जी एक यूपी जीके की कक्षा एकदम शानदार तरीके से चलती है। तो जल्दी से एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चला हुआ था जनरल इंट्रोडक्शन, और जनरल इंट्रोडक्शन में लैपटॉप में नहीं चल रही, ऐसा क्यों? तो भैया ये तो मुझे भी ना पता क्यों ना चल रही। ठीक है, तो राजू वर्मा जी और मंदाकिनी दुबे जी भी हैं, देख पाऊं मुस्कान यादव, संदीप जी, बॉबी, तो सभी मेरे साथी यहां पर जुड़ते हुए और मैं भी अपने इस सेशन को आज एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, वो नेशनल कैपिटल रीजन जिसके देखा जाऊं तो आसपास में लगे हुए हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के वो जनपद जो नेशनल राजधानी के ओर-दोर अवस्थित हैं। अब ऐसी क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बागपत जनपद को किस वर्ष शामिल किया गया, हापुड़ को किस वर्ष किया गया, शामली को किस वर्ष, ये मुजफ्फरनगर को किस वर्ष। ठीक है, तो ये पॉइंट तो मैंने आपको बताए हैं बढ़िया तरीके से और इसी के साथ भैया जी चलते हैं। अब इसी की तर्ज पर हमारा एक और बना दिया गया, इसी की तर्ज पर एक और आया सर्ची जिसका नाम है एससीआर। यहां पर आप देख सकते हैं एससीआर को, एससीआर का मतलब होगा स्टेट कैपिटल रीजन। अब उत्तर प्रदेश में भी भैया जी एनसीआर की तरह ये आपको मानचित्र यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा। ये जो मानचित्र है ये प्रतीकात्मक है एकदम, और दैनिक भास्कर का है एकदम राइट वाला। ये जो है मानचित्र होगा, मैं पहले ही बता दूं आप सभी को कि अब आप यदि कहने लग जाएं कि सर जी मानचित्र में गलती है, तो मानचित्र में कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, चलो तो आप एक हेडिंग और डालेंगे एससीआर। ठीक है जी, एससीआर का मतलब हो गया स्टेट कैपिटल, स्टेट कैपिटल रीजन, स्टेट कैपिटल रीजन ये आपको, और एससीआर मींस स्टेट कैपिटल रीजन, राज्य राजधानी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तो भैया जी राज्य राजधानी, राज्य राजधानी क्षेत्र। अब देखो भैया जी यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। राज्य राजधानी क्षेत्र मींस आप देखेंगे जो लखनऊ के आसपास के वो 5 जनपद जो लखनऊ की सीमा से साझा हो रहे हैं, और लखनऊ को लगाते हुए तो 6 हो जाएंगे और लखनऊ को हटाते हुए मेरे साथी 5 हो जाएंगे। कौन कौन से? एक तो सीतापुर, एक वाराणसी, एक आपका उन्नाव, एक रायबरेली और एक हरदोई। क्षेत्रफल और इनकी जनसंख्या जो हमें यहां पर दे रखी है, आबादी भी दे रखी है और भैया जी इनका क्षेत्रफल भी हमें दे रखा है। ठीक है, चलो अब एससीआर की बात आती है तो साथी एससीआर में आपके होंगे 6 डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट मतलब कि राजधानी को हटा लिया जाए तो 5 बन जाएंगे, तो इसमें आप लिखेंगे भैया जी डिस्ट्रिक्ट। यदि क्वेश्चन आता है डिस्ट्रिक्ट एससीआर में कुल कितने जिले हैं, तो आप राइट कर देना सर जी 6। अब 6 कौन कौन से? तो पहले तो आप लखनऊ को ही लगाएंगे भैया जी, पहला आपका हो गया लखनऊ, एकदम राइट है।
लखनऊ के यदि मैं उत्तर में देखूं तो आपको सीतापुर दिखाई पड़ेगा। अब जनसंख्या, अब सीतापुर देखें तो भैया जी ये बैठा आपका सीतापुर, यहां पर आपका फिर क्या हो गया, वारमवंकी। वारमवंकी भी आप सभी को कर देना होगा सर जी, वारमवंकी एकदम करेक्ट हो गया, वारमवंकी। चलो जी, फिर उसके साथ भैया जी आपका उन्नाव आ जाएगा, उन्नाव, ठीक है। उन्नाव से आगे देखेंगे सर, उन्नाव से आगे देखेंगे तो रायबरेली, रायबरेली, ठीक है। और रायबरेली के आगे चलो तो भैया जी आपको हरदोई यहां पर दिखाई पड़ेगा। कौन सा, हरदोई। तो ये वो 6 जनपद होंगे मेरे साथी। ये कितने, ये वो 6 हरदोई की लोकेशन। सर हरदोई की लोकेशन क्या हो गया, ठीक है। तो ये आपके जो है ये लखनऊ के पश्चिम में है, ये रहा ना आपका हरदोई, ठीक है। ये आपका रायबरेली, उन्नाव, इधर बाराबंकी वाला, और ऊपर आपका सीतापुर। तो और यदि लखनऊ को हटा दिया जाए तो कितने बचेंगे भैया जी, 5। तो आपको ये लिख देना है कि एससीआर में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो 6 और लखनऊ हटा दिया जाए तो 5। अब इनका जो क्षेत्रफल, जो सभी के क्षेत्रफल को हम लगाएं 27,826 वर्ग किलोमीटर यहां पर बैठ जाएगा। यदि क्षेत्रफल को देखें तो इनके मतलब कि पूरे क्षेत्रफल को देखें, साथ ही संपूर्ण एरिया इनका, ठीक है, इन 6 के 6 इनका संपूर्ण एरिया हमसे पूछा गया तो आप लिख देना 27,826। भैया जी कितना होगा, तो 27,826 वर्ग किलोमीटर, 27,826 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। आगे बात समझ में। अब इनके देख रेख के लिए भैया जी, अब इनका जो देख रेख जो होगा वो मतलब कि जो एससीआर की देख रेख के लिए उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एक विकास प्राधिकरण की भी स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र, राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण। हाँ सर जी, कौन सा, विकास प्राधिकरण। इस तरीके से आप सभी को कर देना है, ये इनकी जो है देख रेख करेगा। तो भैया जी उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण ये देख रेख के लिए, और इसके जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, यदि मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं तो आप लिख देना मुख्यमंत्री जी, सीएम। सीएम इसके क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। आगे बात समझ में। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, और ठीक है, ठीक है जी, तो आप करेंगे हरदोई लखनऊ के जस्ट पर है, हरदोई मैप सही नहीं है। रायबरेली की सीमा लखनऊ से नहीं लगती है, क्या मैप गलत है, मैप गलत है मतलब। ये रायबरेली ये रहा ना, ये इनके जो ये दे रखे तो हैं, ये रायबरेली ये रहा, ये आपका उन्नाव हो गया, ये आपका बाराबंकी हो गया, ये आपका लखनऊ है, ये जा रहा, ठीक है। ये आपका सीतापुर हो गया, ये आपका हरदोई हो गया। तुम्हें दिखाई ना पड़ रही है लाइन, ये कहने का मतलब है ये तुम्हें वैसे ना दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। ये तुम्हें वैसे ना इसकी लाइन दे रखी है, ठीक है, अब वो बारीक बारीक सी हैं, ठीक है, वो लाइन है लगती है भैया, मैप गलत है। पहले देखे करो चीज को, देखने से पहले आप जो है इस तरीके से ना करेंगे, ठीक है। तो मैप बिल्कुल सही है एकदम, पहले आंखन न खोल के देख लो। मतलब मैं एक चीज देखूं कि बिना देखे और बिना सोचे समझे आपने कह दी कि मैप गलत है, ठीक है, वैसी सब चल रहा है, नो की मैप गलत है।
अरे भैया, ये जो है इनकी लाइन दे रखी है, लाइन तुम्हें दिखाई ना पड़ रही होंगी, ठीक है ना। चलो आगे बात समझ में। तो ये आप इसे कर देना। और उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जो होंगे वो मुख्यमंत्री जी होंगे। और साथ ही एससीआर का जो है, एससीआर का मुख्यालय मींस हेड क्वार्टर, एससीआर का मुख्यालय क्या हो गया, तो सर जी आप राइट कर देना लखनऊ, ठीक है ना, एससीआर का। और इसके अध्यक्ष यदि हमसे पूछे जाएं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी होंगे, ठीक है ना। आगे बात तो समझ में ना, ये पॉइंट आप कर देना। चलो ठीक है, रायबरेली की जगह उन्नाव है। अरे ये लाइन दे रखी है, ये तुम्हें ये अब ये लाइन ना दिखाई दे रही होगी वीडियो में, ठीक है ना, ये वाली ये लाइन ना दे रखी होंगी, ये लाइन है इसमें, ये बन रही है लाइन जहां जहां है, ठीक है, ये लाइन ना दिखाई दे रही होंगी। आगे बात सुन में, चलो बहुत बढ़िया। और इसी के साथ चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आगे बढ़े जी, आगे बढ़ो। अब आप एक हेडिंग डाल पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह, ठीक है। आप एक हेडिंग और डाल दो भैया जी, पॉलिटिकल सिंबल। वो लाइन ना दिखाई दे रही होगी आपको, आगे बात समझ में। चलो बाकी सारी चीजें सही हैं, ठीक है। चलो जी आगे। ये कह रहे हैं रायबरेली की जगह फतेहपुर है। अरे भैया मैंने एससीआर बताया है, मैं फतेहपुर पे नहीं जा रहा, ठीक है, मैं फतेहपुर को नहीं कर रहा। मेरा कहने का मतलब ये है, अब तुम जो है बस ये गलत है तो यहां आ जाओ। कहने का मतलब ये है, ये वैसे तो ठीक है, लेकिन स्टेट कैपिटल रीजन में फतेहपुर सतेहपुर ना है, मात्र 6 जनपद हैं जो लखनऊ की सीमा को साझा कर रहे हैं, ठीक है, जो लखनऊ की सीमा को साझा कर रहे हैं, ये बात होगी, ठीक है। चलो आगे चलो, बढ़ो आगे। अब चलते हैं भैया जी राज्य के प्रतीक। भैया जी कौन से प्रतीक की बात है, तो आप एक हेडिंग डाल देंगे राजकीय प्रतीक। इस तरीके से आप मतलब कि पॉलिटिकल सिंबल बोल दें या साथ ही स्टेट सिंबल, ठीक है, तो आप लिख देना राजकीय प्रतीक। एक हेडिंग और आप सभी को डाल देनी है भैया जी। और ये हेडिंग क्या कहती है, पॉलिटिकल, जी सर जी, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल सिंबल, ठीक है, पॉलिटिकल सिंबल, ये इस तरीके से आप कर देना। अब ये हमारा क्या होगा भैया जी, राजकीय चिन्ह। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा हो गया भैया जी राजकीय चिन्ह, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे और यहां से क्वेश्चन बनता है, तो आप एक हेडिंग डालेंगे राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। अब राजकीय चिन्ह क्या है, ये आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा भी। और हाँ सर जी, ये हमारा ठीक है एक व्रत होगा, ठीक है जी, एक व्रत है, व्रत में मेरे साथी दो मछलियां, एक येरी एक येरी, ठीक है ना। और जो धनुष और आपका तीर कमान इस तरीके से बने होंगे। और सर जी इसी में ये तो धनुष और तीर कमान दिखाई पड़ ही रहा है, और इसी में मेरे साथी बहती हुई गंगा यमुना की जो ये तो तीर धनुष हो गए ना ये, ठीक है, और ये आपकी दो नदियां भी होंगी, मतलब संगम होगा, ये आपका क्या है संगम, इस तरीके से। तो अब देखेंगे भैया जी क्या करेंगे। अंकित सेंगर कह रहे हैं गुरुजी आपने उस दिन गलत क्यों बोल दिया कि लेखपाल में ट्रिपल सी मांग रहे। मैंने कौन सा बोल दिया भैया लेखपाल में ट्रिपल सी मांग रहे, मैंने कब बोला है लेखपाल में ट्रिपल सी की वजह से खामू खाम में। मैंने तो पैट की, मैंने तो पहले बोला ही ना होगा, ठीक है, पैट क्वालिफाई करो, पैट होगा, ठीक है, और ज्यादा खामखा की बात ना करेंगे। मैंने तो बोला ही ना है आजकल की ट्रिपल सी, अब बोला है तो एक बार जो है उसे बोल कटिंग भेज दियो मेरे पास। चलो भाई
अब इसमें भैया जी हमारे प्रतीक चिन्ह में कितनी मछली हैं? 2 मछलियां। पहले तो आप देखेंगे कि व्रत होगा, और ये जो व्रत है, ये जो घेरा है, पहले हम देखें तो संपूर्ण राज्य की ये एकता को दर्शा देता है। एक भैया जी व्रत होगा, और व्रत मीन्स क्या बन गया? घेरा। ऐसे करेंगे। अब ये जो व्रत घेरा है, ये संपूर्ण राज्य की एकता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो सर आप लिख देना, संपूर्ण राज्य की एकता को दर्शाता है। संपूर्ण राज्य की एकता को दर्शाता है। ये पॉइंट आप, अब हमसे क्वेश्चन आ जाए, हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य के चिन्ह है, जो ठीक है ना, जो प्रतीक है, घेरा है, अब आगे बढ़ जाओ, ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ, कोई भी बोलेगा नहीं, ठीक है। अब क्या होगा भैया जी? संपूर्ण राज्य की एकता, ये संपूर्ण राज्य जो है, इस संपूर्ण राज्य की एकता को क्या व्रत मतलब घेरा जो है दर्शा देता है। अब इसी में देखा होगा भैया जी आपने 2 मछलियां भी दिखाई पड़ रही होंगी। ये कितनी मछलियां? तो सर 2 मछलियां। पहली बात तो ये जो 2 मछलियां हैं, ये हमने कहां से उठा ली? तो आप बताएंगे भैया जी रूमी दरवाजा, जो कि लखनऊ में है, और 2 मछलियां अवध के मुस्लिम शासकों, मतलब कि ये जो किसका प्रतीक होंगी? तो आप करेंगे अवध के, जी सर, किसके? अवध के मुस्लिम शासकों। हाँ भैया, कौन से शासकों की बात है? अवध के मुस्लिम शासकों। अब शासकों को क्या बोला जाता था? नवाब। ठीक है, अवध के मुस्लिम शासकों मतलब नवाबों का प्रतीक है भैया जी। किसका? नवाबों का प्रतीक। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। नवाबों का क्या होगा? प्रतीक होगा। तो मेरे साथी ये जो 2 मछलियां हैं, ये अवध के मुस्लिम शासकों मीन्स नवाबों का प्रतीक। और ये जो हमने 2 मछलियां जो हैं, रूमी दरवाजा, और रूमी दरवाजा कहां पड़ता है सर जी? ये लखनऊ में पड़ता है। रूमी दरवाजा लखनऊ में, वहां से हमने ये ली है, ठीक है। तो रूमी दरवाजा जो 1784-86 में अवध के नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था, ठीक है। मतलब कि अवध के नवाब जो आसफुद्दौला थे, उन्होंने 1784-86 में इसका कंस्ट्रक्शन करवाया, और उसी रूमी दरवाजे पर 2 मछलियों के चिन्ह हैं, और वहीं से हमने भैया जी अपने इस किस में रख दिए हैं? तो राज के चिन्ह में रख दिए हैं। आगे बात समझ में? चलो जी। अब दूसरी बात क्या होगी भैया जी? यहां पर धनुष और बाण ये दे रखे हैं। धनुष और बाण ये किसका प्रतीक चिन्ह होंगे? एक और आप सभी को कर देना है सर जी, कौन से? धनुष और बाण करेक्ट कर देना है। आएंगे क्वेश्चन, यही तो पूछे जाते हैं कि धनुष और बाण किसका प्रतीक है? तो भगवान श्री राम का और अयोध्या, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे भगवान, जी सर जी, भगवान श्री राम व अयोध्या, व किसका? अयोध्या का प्रतीक होगा। अयोध्या का प्रतीक मतलब कि भगवान रामचंद्र जी का ये प्रतीक होगा। तो धनुष और बाण की बात होगी सर। अब एक और बात आती है कि जो उत्तर प्रदेश का, कौन से प्रदेश का, ठीक है ना भैया जी? गुरु जी ये बता दो, लेखपाल में ट्रिपल सी मांग रहे हैं क्या? ना मांग रहे भैया जी, पैट मांग रहे हैं, पैट बस। तुमसे ट्रिपल सी की किसने की है? पैट क्वालिफाई होना चाहिए बस, ठीक है। अयोध्या का प्रतीक होगा, और अंकित सर ने वीडियो भी बनाई है, आप उस वीडियो को आप देख लेना एक बार, ठीक है। आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। चलो अब इसकी बात आती सर, इसे स्वीकृत कब किया गया? स्वीकृत की बात होगी तो 1938। कब? अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, इसे किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो 1938 में किया गया। किस वर्ष मेरे साथी? 1938 में इसे स्वीकृत कर लिया। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा?
कि उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में जो व्रत जो घेरा है वो किसके प्रतीकात्मक को दर्शाता है? संपूर्ण राज्य की एकता को। दो मछलियां, ये अवध के मुस्लिम शासकों मीन्स नवाबों का प्रतीक रही और इन दो मछलियों को हमने रूमी दरवाजा लखनऊ से ले लिया। धनुष और बाण भगवान श्री राम पे अयोध्या का प्रतीक रहा और साथ ही इसे 1938 में स्वीकृत कर लिया। आगे बात समझ में? तो ये पॉइंट एकदम राइट होगा जी, ठीक है, ये पॉइंट एकदम क्या होगा? राइट होगा। इसी के साथ हम चलेंगे अगले आगे की तरफ। ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बताना ये क्या है भैया जी? ठीक है, इसे भी आप बता दो ये क्या है? ये सर जी ये हो गया बारहसिंघा। ठीक है, ये क्या हो गया? तो आप लिख देंगे बारहसिंघा। अब बारहसिंघा क्या है? ये राजकीय पशु है सर। ये क्या होगा? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। और राजकीय पशु की बात आती है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु मीन्स आप करेंगे स्टेट एनिमल। स्टेट क्या हो गया सर जी? एनिमल। स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल। ठीक है, अब क्या है स्टेट एनिमल हमारा? तो आप लिख देना सर जी बारहसिंघा। स्टेट एनिमल की बात, अब ये देखो इसमें इसके 12 सींग ही होते हैं, ठीक है ना? बारहसिंघा ये आप सभी को कर देना होगा। बारहसिंघा की बात है तो इसी भैया जी दलदली हिरण भी बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है? बारहसिंघा, या हम क्या बोल देंगे? दलदल हिरण या दलदली हिरण। मतलब कि हिरण की एक प्रजाति होती है और इसे भैया जी मतलब कि बारहसिंघा, इसे इंग्लिश की बात होगी तो स्वैम्प डियर भी बोलेंगे। यदि हम देखें भैया जी क्या बोल देंगे, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, स्वैम्प डियर, स्वैम्प डियर, ये हम इसे किसे? बारहसिंघा को। आगे बात समझ में? वैज्ञानिक नाम क्या होगा? रूसिवर्स डुआबसेली, है ना? अब ज्यादा इसका वैज्ञानिक नाम तो ना पूछेगा ना, लेकिन पूछ भी ले तो आप लिख देना, ठीक है ना? इसका किसका? राज्य के पशु का जो वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, साइंटिफिक नाम, साइंटिफिक नेम की बात आती है। अब साइंटिफिक नेम किसका? तो सर जी मतलब कि बारहसिंघा की बात है तो रूसेवर्स भैया जी किसकी बात है? तो आप लिख देना रूसेवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा भैया जी मतलब कि रूसिरवस, ये होगा रूसिरवस। ठीक है, रूसिरवर्स डुवासिली, ठीक है, या डुबासेली आप कर देना। डूबा सेली होगा ना, डूबा सेली, ये कर देंगे डूबा सेली। ठीक है जी, तो ये किसका वैज्ञानिक नाम होगा? तो मेरे साथी आप करेंगे, ये हो जाएगा मतलब कि बारहसिंघा का साइंटिफिक नाम। एमपी का भी राज्य, उत्तर प्रदेश ही कर लो, एमपी कहां जाओगे एमपी में? पहले उत्तर प्रदेश से निपट लो। चलो जी, तो ये एकदम करेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। और सरची दुधवा नेशनल पार्क और हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य में ये अधिकांशतः देखूं तो पाया जाता है। ठीक है, तो गुरुजी नदियों को और बता दो, नदियां रहेगी इसमें। अच्छा, नदियां नदियां और कर लो तो भैया जी 3 लहरदार रेखाएं, ये संगम को, ठीक है ना, ये जो संगम को, ये ठीक है ना, नदियां जो होंगी, ये नदियां कैसे रह गई? नदियां जो हैं तो भैया जी ये संगम को प्रदर्शित करती हैं, संगम। अब संगम कहां होगा? तो प्रयागराज में, ठीक है, संगम को प्रदर्शित कर जाती हैं, ये होगा नदियां कैसे रह गई। चलो जी, अब भैया जी इसकी बारहसिंघा की बात आई तो ये जो पाया जाता है, एक आपका हो गया दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा पार्क होगा? तो सर जी आप राइट करेंगे दुधवा नेशनल पार्क, ये हो गया क्वेश्चन। और हस्तिनापुर,
ठीक है, और क्या होगा सर जी? तो आप राइट करेंगे हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य। हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य में सबसे ज्यादा, वैसे तो पाया तो थोड़ी थोड़ी सी सब जगह ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा देखा जाए तो दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी और हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये पॉइंट एकदम राइट कर देना। और ये दुधवा नेशनल पार्क में तो इसकी जो है कंजुजिन उपजात प्रजाति भी पाई जाती है। ठीक है, यहां पर तो इसकी एक उप प्रजाति है, एक उप प्रजाति, और प्रजाति का नाम होगा मेरे साथी कंजुजिन। ये कर देना आप, क्या चीज सर जी? कंजुजिन, कंजुजिन प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, कंजुजिन प्रजाति किसमें पाई जाती है? तो राइट क्वेश्चन आप करेंगे सर जी। ठीक है, इसके 12 सींग कहाँ है इसके? अब 12 सींग ना है, 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7 8 ऐसे, एक ये हो गया, तो मतलब या के तो इन्हें मतलब इनकी 12 सींग निकले रहते हैं। ठीक है, ये बूढ़ा अवस्था में 1 2 टूट के या के ना दिखाई दे रहे, तो ये 12 सींगा ही होते हैं। ठीक है, चलो जी आगे बात समझ में। तो ये पॉइंट एकदम। और हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, इनका जो पूरा का पूरा क्षेत्र, अमरोहा, इन क्षेत्रों में पड़ता है हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य। और सारी चीजें कंप्लीट कराऊंगा, इतनी उथल पुथल करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये, और अब एक और बात हो रही है, या कोई कह रहा है सर जी इनके 12 सिंगन गिन के बता दो मैप में। अब इतने तो यार आप जो है पेट का एग्जाम देकर आए हैं, या तो आप जो है कक्षा का ही मजाक ले रहे हैं, ठीक है, या आप सीरियस ही नहीं हैं। एक और बात बताऊं, जो शिक्षक है जब भी आपके प्रति सीरियस होंगे जब आप सीरियस दिखाई देंगे। ठीक है, तो अब मैं 2-4 बच्चे ने देखूं तो कुछ कह रहे हैं कि भैया इनके 12 सींगन ने गिन के और बता दो जी। कोई कह रहे हैं जी उसमें स्टार लग रहा है, स्टार है, बताओ ये कहां से आ गया। ठीक है, तो उसको जो है ब्लॉक कर दो, मैं आपको 800 रुपये भेज रहा हूं, ये बहुत बोल रहा है। ठीक है, मैप गलत बता रही हैं वो, ठीक है, मैप गलत नहीं है। ठीक है, अब लेकिन अब चलो कोई बात नहीं है। और इतनी भी एक और बात बताऊं, यूपी जीके में 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हैं कि 20% तो मेरे ऊपर ही जो है निर्भर हो आप। अब आपके प्रति मैं जो है, यदि आप यही सोच रहे होंगे ना, अभी ये चीजें आपने पढ़ रखी हैं, ये आपने पढ़ ली होंगी 12 सिंगल, लेकिन इनमें भी मैं बहुत चीज ऐसी लाऊंगा। आप उत्तर प्रदेश की किसी भी बुक को उठा लेना, किसी को भी, जितनी चीज मैं आपको करा जाऊंगा, जितने जहां लेवल तक मैं ले जाऊंगा, ठीक है, आप कंपेयर भी ना कर सकते। मैंने वो चीजें भी रख रखी हैं कि यदि 1857 की क्रांति को जिस दिन मैं कराऊंगा तो मैं एक एक दलित महिला, एक एक वो महिला, एक एक पुरुष ऐसे लिखाऊंगा कि आपको भी लगेगा कि इनका भी योगदान था, इन्होंने भी ये काम किया था। वो सारी चीजें मैं यहाँ जो सोचे बैठा हूं कराना, और फिर आप जो है उसी में, ठीक है, जो है नो जी ये है वो है। अब आप देखेंगे मैप एकदम राइट है, सारी चीजें राइट हैं, बढ़िया। आप जो है सीरियस हो जाओ, ये बहुत बड़ी भर्ती है। थोड़ा सा यदि आपने जो है दिक्कत करी ना अपने लिए, तो खेल खराब हो जाएगा, क्योंकि पैट किया, इतनी बड़ी भर्ती फिर जीवन में ना मिलेगी। तो इसलिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, एक बार उस मैप को देख लीजिए आप, फिर ये गुरुवर है ना भैया मैंने देख लिया, ठीक है, यदि मैं आ रहा हूं और मैं देख लूंगा, चिंता मत करो। लेकिन यदि आप मैप में, वैसे तो ये मैप एकदम साइट का मैप है, लेकिन आप इसके जनपदन ने देख लो, ठीक है। मैप से तुम्हें क्या लेना, माना कि मैप के इन ने देख लो, बस इन्हें याद करो तुम, बाकी और मत करो कुछ भी, ठीक है। आगे बात समझ में ना।
और ये सारी चीजें देखते चलो बढ़िया तरीके से। अब इसी के साथ हम चलेंगे भैया जी आगे, आपको लेकर यहां तक कंप्लीट हो गए। हाँ, इनके जो है, अब आप चलो राजकीय पुष्प पर। ठीक है, अब एक और भैया जी इसे जंगल की फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की आग वगैरह बोल दिया जाता है। ये आपने देखा भी होगा बढ़िया तरीके से, इसे भी देखेंगे। ठीक है, अब मैं जब सुबह उठा, ठीक है, मैंने आपके लिए 4-5 क्विज भी ग्रुप पर डाली कि एक्टिव रहें, लेकिन आप जो है ना, कोई आपकी प्रति कितनी भी मेहनत करे, फिर वो मेहनत निरर्थक है। आप हर चीज का मजाक लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब आप पहली बार दूसरी बार यूपीजी के पढ़ रहे होंगे, मैंने 9-10 बैचन में तो पढ़ा दी, पीसीएस में भी मैंने ही बढ़ाई, अब बताऊं। ठीक है, और पीसीएस में भी मैंने इस लेवल से ना पढ़ाई जिस लेवल से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो अब इसी के साथ चलेंगे भैया जी राजकीय पुष्प। कौन से पुष्प की बात आती है तो आप एक हेडिंग डाल देंगे राजकीय पुष्प। अब बताएगा कि कौन सा है ये राजकीय पुष्प। क्या ये देखा है कभी? स्टेट फ्लोवर हम बोल देंगे सर जी। राजकीय पुष्प की बात होगी तो आप देखो भैया जी, स्टेट फ्लोवर कौन सा होगा, तो स्टेट फ्लोवर पुष्प की बात है तो आप बता दो ये क्या है, कौन सा है पुष्प। आपने देखा भी होगा, तो इसे बोलते हैं सर जी, उत्तर प्रदेश का जो राज्य के पुष्प है वो होगा पलाश। इसे पलाश बोला जाएगा, पलाश बोल दो, या टेसू भी बोल देते हैं, टेसू 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 ऐसे बोल देंगे। पलाश या टेसू भी हम इसे बोल देंगे। आगे बात समझ में ना, तो इसे पलाश या क्या बोलेंगे, टेसू भी बोल देंगे। आगे ये पॉइंट है, और व्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका साइंटिफिक नेम होगा सर जी। अब इसके वैज्ञानिक नाम की बात होगी, तो वैज्ञानिक नाम, अब वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, व्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है जी, कौन सा, तो सर जी राइट आप लिखेंगे व्यूटिया मोनोस्पर्मा, मोनोस्पर्मा ये इसका साइंटिफिक नाम है। ये इसका क्या होगा, साइंटिफिक नाम। सर जी एक और बात है, इसे किस वर्ष घोषित किस वर्ष किया गया, तो ये भी तो क्वेश्चन आ गया कि घोषित 4 जनवरी 2011 को। क्या जनवरी की बात कह रहे हैं सर, 4 जनवरी 2011 राइट एकदम, हाँ सर। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पुष्प है पलाश, इसे किस वर्ष घोषित किया गया, मतलब किस वर्ष अपना लिया राजकीय। ठीक है, चलो जी, तो ये आप राइट करेंगे सर जी, ये होगा हमारा 4 जनवरी 2011 को। फ्लोम ऑफ द फॉरेस्ट भी इसे कहा जाता है। राजकीय पुष्प को मेरे साथी क्या बोल दिया जाता है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। क्वेश्चन आ जाए और आप ना करेंगे तो फिर दिक्कत। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसे कहा जाता है सर जी, फॉरेस्ट। तो फ्लॉम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है किसे सर जी, आप पलाश को भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेना एकदम राइट तरीके से। ठीक है, तो फ्लॉम ऑफ द फॉरेस्ट पहले ब्रह्म कलश था। हाँ सर, पहला जो था वो ब्रह्म कलश था, उसके बाद आप, ठीक है ना, आप इसे कर देंगे। ठीक है, पहले जो ब्रह्म कलश था, फिर पलाश, और ये 4 जनवरी 2011 को अपनाया गया था। ठीक है जी, यहां तक किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी। सर जी 2011 से पहले कोई राजकीय पुष्प भी था, ब्रह्म कलश था, ब्रह्म कलश पहले आप लिख दो। जो पहला जो था ना, पहला ये कर देना, पहला जो था तो भैया जी वो था ब्रह्म कलश, ये था। अब इसके स्थान पर क्या कर दिया, पलाश को लेकर आ गए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे भैया जी। आगे देखो, आगे एक नाम और दिखाई पड़ेगा आप सभी को, वो हो गया शतुरमुर्ग। शतुरमुर्ग, ठीक है, ये क्या है,
बताएंगे ये क्या है सर जी? इसे बोलेंगे हम सारस। हमारे यहाँ तो शुतुरमुर्गी बोल देंगे, ठीक है। तो आपको एक और ये हो गया आपका राजकीय पक्षी। ये क्या हो गया सर जी? राजकीय पक्षी मीन्स स्टेट वर्ड, ठीक है, राजकीय पक्षी। अब उत्तर प्रदेश के राजकीय वर्ड की बात होगी, मतलब स्टेट, स्टेट वर्ड, ये कर दो। ये क्या है सर? ये हो गया भैया जी, स्टेट वर्ड का मतलब हो गया राजकीय पक्षी, और नाम हो गया इसका सारस। नाम क्या है सर जी? सारस, है ना। और ये जो सारस जो होंगे, इनकी हाइट जो बताई जाती है 6-7 फुट होती है। और एक और बात है, ये दुनिया का सबसे विशाल उड़ने वाला पक्षी है। ये दुनिया का सबसे विशाल उड़ने वाला पक्षी होगा। तो ये पॉइंट पहले तो सारस को आप लिख देना। यह दुनिया का, यह दुनिया का, यह दुनिया का सबसे, यह दुनिया का सबसे विशाल उड़ने वाला पक्षी है। यह दुनिया का सबसे विशाल उड़ने वाला पक्षी, उड़ने वाला पक्षी, जिसका नाम क्या हो गया तो सर जी सारस, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे विशाल उड़ने वाला पक्षी होगा। और सर जी ग्रुस एंटीगोन, ठीक है ना, ग्रुस एंटीगोन इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम। ये भी आप सभी को करना होगा। वैज्ञानिक नाम क्या है, नेम, तो इसका होगा ग्रुस एंटीगोन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आप बता पा रहे होंगे जी, ठीक है। हाँ सर जी, ग्रुस एंटी मतलब एंटीगोन, ठीक है, एंटीगोन, ये कर दो, ठीक है, ग्रुस एंटीगोन। ये किसका वैज्ञानिक नाम होगा? तो सारस का होगा। सारस को प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। ये सारस अपनी सारणी से इस तरीके से प्रेम करते हैं आपस में, इनका जो जोड़ा है ना, ये इस तरीके से प्रेम करते हैं कि यदि एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा रो रो कर अपने प्राणों को त्याग देता है। दूसरा वहीं पर, या तो मादा हो या नर हो, यदि इनमें एक की मृत्यु हो जाती है जोड़ा से, यदि रह रहे हैं पति पत्नी हैं, हाँ इसे ग्रहण भी कहते हैं, ठीक है, तो यदि एक की भी मृत्यु हो गई तो ये वहीं पर रो रो कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। इसलिए इसे प्रेम और समर्पण का क्या प्रतीक माना जाता है। इतना प्रेम होता है इनमें, प्रतीक, ठीक है ना, प्रेम और समर्पण का, ठीक है। ये जो प्रतीक जो होगा ना, सारस किसका प्रतीक होता है सर जी? तो राइट कर देना प्रेम और समर्पण का, ठीक है। किसका होता है? प्रेम और समर्पण का, ये आप लिख देना, ठीक है ना, प्रेम और समर्पण का ये क्या होता है? प्रतीक होता है, ठीक है जी। यहां तक आगे बात समझ में। अब दूसरी बात, एक और बात यहां तक, एक उत्तर प्रदेश का इटावा और औरैया, वैसे तो एटा में भी मिलेंगे, वैसे तो आगरा में भी, ऐसे तो भैया हमारे यहां भी झोड़ में है, ठीक है, इक्का दुक्का मिल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा ये जो सारसों की बात आई ना, तो उत्तर प्रदेश में इटावा और मैनपुरी जैसे जिले सारस संरक्षण के लिए काफी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ठीक है जी, तो आप एकदम राइट करेंगे, एकदम करेक्ट कर देंगे सर जी। उत्तर प्रदेश में इटावा और मैनपुरी जिले, उत्तर प्रदेश में, औरैया में भी बहुत हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन इटावा उत्तर प्रदेश में क्या होगा? इटावा और क्या होगा सर जी? मैनपुरी जिले, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आगरा और, सॉरी आगरा निकल जा, इटावा और मैनपुरी जैसे जिले, मैनपुरी जैसे जिले,
ठीक है ना। मैनपुरी जैसे जैसे जो जिले सारस संरक्षण के लिए, सारस संरक्षण के लिए, सारस संरक्षण के लिए लिए काफी प्रसिद्ध हैं। सारस संरक्षण के लिए काफी क्या होंगी सर जी, प्रसिद्ध हैं। ये भी आप नोट कर लेना। इटावा और इटावा की सरसई नावर झील इनके लिए महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। इटावा की, हाँ सर जी, कौन से? इटावा की सरसई, इटावा की सरसई नावर झील, ये आप सभी को कर देना है। इटावा की सरसई नावर जो झील इनके लिए, इनके लिए इनके लिए महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। इनके किसके? सारस के लिए, इनके लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। ये भी पॉइंट आप सभी को नोट कर देना है, प्रजनन स्थल है। आगे बात समझ में। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि सरसई नावर झील कहां स्थित है? इटावा। ये किसके प्रजनन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थल है? तो सारस के लिए। ठीक है, ये किसके लिए भैया जी? सारस के लिए हो गया। ठीक है, ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन है। और सर एक और बात बताऊं, सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर, ये अभी, हाँ सर, कौन सा होगा? तो आप लिख पा रहे होंगे सारस कंजर्वेशन, सारस जी सर जी, कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर, सारस कंजर्वेशन कंजर्वेशन रिजर्व। ये रिजर्व जो सेंटर है, ये सेंटर हमने कहां बना दिया? तो भैया जी औरैया में। ये कहां पर है? सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर, आप राइट कर देना सर जी, औरैया में होगा। और भैया जी एक आपने पढ़ा होगा IUCN, ठीक है, IUCN, ठीक है, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। क्या बोल देंगे भैया जी? एक अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रकृति अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संरक्षण संघ, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ये एक संस्था है। और इस संस्था की जैसे रेड लिस्ट होती है, कि रेड लिस्ट में संघ की कौन सी भैया जी? रेड लिस्ट में, ठीक है, रेड लिस्ट में, रेड लिस्ट में इसे सुभेद भैया जी, क्या? सुभेद। सुभेद का मतलब होता है असुरक्षित। सुभेद मीन्स क्या होता है? असुरक्षित। ये इसी की है, रेड लिस्ट में सुभेद श्रेणी में रखा गया है, सुभेद श्रेणी में रखा गया है। अब क्वेश्चन हमसे बना कि भैया जी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में, ठीक है, सारस को कौन सी श्रेणी में? तो सुभेद। सुभेद का मतलब होता है असुरक्षित, ठीक है, सुभेद का मतलब होता है असुरक्षित। दूसरी बात क्या हो गया सर जी? असुरक्षित मतलब कि वाउनरोबल, ठीक है ना, वाउनरोबल बोल देंगे। सुभेद का मतलब आप कर देना असुरक्षित हो गया। क्या भैया जी? असुरक्षित, ये आप सभी को कर देना। असुरक्षित लिख दो, गलत लिख गया, सुरक्षित। चलो जी, ये हो गया भैया, सुभेद का मतलब असुरक्षित। तो सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर औरैया में, ये सरसई नाबर, मैनपुरी, प्रेम और समर्पण, ठीक है, वैज्ञानिक नाम ग्रुस एंटिगोन, और दुनिया का सबसे विशाल उड़ने वाला पक्षी और राजकीय वर्ड। किसी मेरे साथी को यहां तक भैया क्रेन भी बोल देंगे, चलो ठीक है, सारस को भैया जी क्रेन भी बोल देते हैं, ठीक है, सारस या क्रेन, ठीक है, सारस या क्रेन बोल देंगे। आगे बात समझ में। चलो ये तो आप कर देंगे बढ़िया तरीके से। यदि पॉइंट यहां अब मेरी तरफ से तो कोई भी ना रहा है और आप कर ले, ठीक है, बढ़िया तरीके से। चलो अब इसी के साथ देखेंगे भैया जी आगे, आगे और बढ़ो।
ये क्या है? ये हो गया भैया जी पेड़ है, इसका पेड़ है। ठीक है, कट भी रहा है, घरों में अधिकांशतः दिखाई पड़ जाता होगा। ठीक है ना, जिसके थोड़ा सा खुला सा है, चौबारा सा, तो वहां इसे लगा देते हैं और ये पेड़ होगा अशोक का। सरची राजकीय वृक्ष, आप एक हेडिंग और डाल पा रहे होंगे, ये हो गया राजकीय ट्री। राजकीय क्या है सरची? वृक्ष। राजकीय वृक्ष मीन्स हो गया स्टेट ट्री। स्टेट स्टेट ट्री, ठीक है ना, यही तो है स्टेट ट्री। क्या है ये? अशोक। ये अशोक का पेड़ है सरची। अशोक, अशोक का मतलब कि अशोक ये हो गया सर। और अशोक का जो अर्थ होता है वो होता है शोक रहित, मतलब कि दुखों को दूर करने वाला। इसे अधिकांशतः देखो हिंदू धर्म में मान्यता है, परंपरा भी है। शोक रहित मतलब दुखों को दूर करने वाला, भगाने वाला, ये होगा अशोक। तो इसका जो अर्थ हो जाता है, यदि अशोक का अर्थ भी पूछ लेना, ये अशोक का अर्थ अर्थ होगा भैया जी शोक रहित, मतलब कि दुखों को दूर करने वाला। मतलब दुखों को क्या? दुखों को दूर करने वाला, दुखों को दूर दूर करने वाला, ये आप कर देना, करने वाला, दुखों को दूर करने वाला, ये होगा अर्थ शोक रहित मीन्स दुखों को दूर करने वाला। आगे बात समझ में? चलो जी, ठीक है, तो ये पॉइंट आप कर देना सरची। और वैज्ञानिक साइंटिफिक नाम होगा सरका अशोका। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या हो गया सर जी? वैज्ञानिक नाम। और वैज्ञानिक जो साइंटिफिक नेम होगा सर जी, इसका हो गया सरका अशोका। आए क्वेश्चन, सरका अशोका, अशोका ये कर देना, सरका अशोका। ठीक है, अशोका ही ऐसे भी कर सकते हैं, अशोका, इसे भी खाली कर दो अशोका, ठीक है ना। और इसका अर्थ ये आपका, ये किसका? प्रेम, सौंदर्य और स्मृति का प्रतीक माना जाता है। ये जो है किसका प्रतीक माना जाता है? प्रेम और सरजी सौंदर्य। प्रेम हो गया और क्या कर देना? सौंदर्य, मतलब प्रेम, सौंदर्य और स्मृति। और मेरे साथी किसकी बात होगी? स्मृति का, प्रेम, सौंदर्य और स्मृति का प्रतीक। बहुत बढ़िया सर, प्रेम, सौंदर्य और स्मृति का प्रतीक माना जाता है। किसे? अशोक को। किसी भाई बहन को कोई, ठीक है ना, दिक्कत है? यहां किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है सर। अरे भैया, नुजहास रायबरेली लिखा वो फतेहपुर है। अरे भैया, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, फतेहपुर सतेहपुर में मारो गोली। आपको जो मैंने लिखवाए एससीआर में, आप ना तो वहां मैप में देगा, जैसे मैप सही है वो, ठीक है, लेकिन तुम मानोगे तो ना, मानने वाले हो ही ना तुम। लेकिन जो मैंने 6 लिखाए हैं ना जनपद, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, ठीक है, इन्हें आप याद कर लो बस, इन्हें कर लो बस याद, ठीक है। बस वो ना तो मैप में ये बोलेगा तुमसे कि कहां कौन सा है, मात्र आप उसे जो है, ठीक है ना, ठीक है, उसे याद कर, उन्हें याद कर लो बस। आगे बात समझ में? चलो जी, अब एक और होगा राजकीय खेल। राजकीय राजकीय खेल अब बोलेंगे तो साथी स्टेट गेम है ना। अब राज्य के खेल में तो आप सभी को पता होगा भैया जी, हॉकी हो गया। राजकीय खेल क्या हो गया? तो आप लिख देना स्टेट गेम। अब स्टेट गेम आप करेंगे हॉकी। हॉकी के जादूगर
मेजर ध्यानचंद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तो जन्मे थे। ये भी आप एकदम राइट कर देना जी। और इसमें कुछ ज्यादा है भी ना। इसी के साथ मेरे साथी एक और ये, ठीक है ना, बर्तन में ही सजा दी तो ठीक है। ये बर्तन में सजी हुई राजकीय मीन, मीन माने हो गया मछली, राशि भी तो होती है मीन, राजकीय मीन, राजकीय मीन आप लिख दो, मतलब कि मछली कर दो ना। तो ये राजकीय मछली, इसे बोल देंगे चित्ताला, चित्ताला, ये हो गई हमारी चित्ताला। और ये क्या है, इसमें भी ज्यादा कोई क्वेश्चन ना है। राजकीय मीन भैया जी, मीन माने हो गए मछली। अब हमारी राजकीय मछली कौन सी है, तो चित्ताला, ये कर देना ठीक। इसमें भी बस यही होगा, राज के मीन तो मीन्स चित्ताला। अब एक और बस आप कर देना, और एक क्या होगी सर जी, ये हो गई गांगीय डॉल्फिन, है ना। ये क्या है तो सर जी, ये आप देख भी पा रहे होंगे, तो आप करेंगे उत्तर प्रदेश का जलीय जीव। ये क्वेश्चन आया सर जी, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव। अब जलीय जीव की तरफ चलो, कौन पहले बताएगा जलीय जीव क्या है। उत्तर प्रदेश का जलीय जीव सर जी गांगीय, ये आप सभी को करना है, गांगीय डॉल्फिन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, गांगीय डॉल्फिन, ये डॉल्फिन है, ये गांगेय डॉल्फिन, जिसे अक्टूबर 2023 में भैया जी कब मतलब कि घोषित कब किया, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो आप बताएंगे भैया जी गांगेय डॉल्फिन मतलब गंगा की डॉल्फिन, तो ये हो गया। और इसे अक्टूबर 2023 में सर जी जहां ये पाई जाती नदी की स्वास्थ्य सूचक है, ये क्या, इसे क्या कहा जाता है, जो नदी है ना, नदी के स्वास्थ्य सूचक का, नदी के स्वास्थ्य सूचक का कार्य करती है, स्वास्थ्य सूचक, ठीक है ना, सूचक, ये नदी के स्वास्थ्य सूचक है भैया। और जहां भी नदी में, जहां जिस एरिया में मिलेंगी, वहां वो नदी का जल प्रदूषण रहित होगा। ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। चलो जी, आगे बात समझ में। चलो, तो ये गांगीय डॉल्फिन आप एकदम राइट करेंगे, गंगीय ना गांगीय ऐसे आएगा। और राज्य की नृत्य एक और कर दो भैया जी, राजकीय मतलब उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है ना, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, ये आपका हो गया सर जी कथक, ये आपका क्या हो गया, कथक, ऐसे कर देना। अब ये आपके उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह थे। अब मुझे एक बार बता दो कि ये आपके किसी की कोई डाउट हो तो जल्दी बताओ, और नहीं तो फिर भैया जी कल तो छुट्टी रहेगी, मतलब कि मंडे टू फ्राइडे आपकी कक्षा होगी। ठीक है, तो जल्दी बताओ एक बार, स्पीड के साथ बता दो, और फिर हम भैया जी अपने इसे करेंगे कंप्लीट। ठीक है, फिर हम इसे कर जाएंगे कंप्लीट राइट तरीके से। तो आप इन्हें करते चलेंगे एकदम करेक्ट, और ठीक है ना, इन्हें कर लेना बढ़िया तरीके से। और जो एससीआर का जो कह रहे हैं मानचित्र, उसे देख लेंगे। वैसे वो प्रतीकात्मक था, बट आपको 6 डिस्ट्रिक्ट याद कर लेने हैं, और इन्हें करना बढ़िया तरीके से, कक्षा को एक शानदार मुकाम पर हम पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक एक जो भी चीज मुझे मिली है, मैंने पूरे, ठीक है ना, आपको कराई है। और इससे बाहर तो कुछ मुझे ना लगता कि आपको कुछ दिखाई भी पड़ जाए, तो आप इन्हें करना, ठीक है ना। ये रही मानचित्र की बात, तो इसे हम देख लेंगे, और बाकी आपको मात्र ये 6 जनपद याद कर लेने, ठीक है। बाकी ये 6 के 6 जनपद आपको याद कर लेने, ठीक है। आगे बात समझ में, तो सभी मेरे साथी बोलेंगे जय हिंद जय भारत।